नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। गाली गलौज कोई गाल जैसी सड़कें चमका दे रहा है, कोई बाप बदलवा दे रहा है, इससे भी नहीं बात बनी तो महाराष्ट्र चले जाइए, जहां पर कि प्रचंड बहुमत से एनडीए ने, महायुति ने सरकार बनाई है अब की बार। वहां अजीत पवार को ये लगने लगा है कि मतदाता माने कुछ नहीं होता है, वो गॉडफादर नहीं होता है। हालांकि वो भूल जाते हैं कि अगर वो गॉडफादर नहीं है तो आपका वजूद भी नहीं है। महज एक ज्ञापन देने के लिए पहुंचा एक मतदाता, उसको आप इस तरह से जलील कर सकते हैं कि वोट आपने दिया है लेकिन आप मेरे मालिक नहीं हैं। वो मालिक है आपका। कैसे कह सकते हैं आप कि वो आपका मालिक नहीं है? अगर वो आपका मालिक नहीं होता तो आप विधानसभा में बैठे नहीं होते, आप मंत्री नहीं बनते। इतने बड़े बड़े बोल। अभी महज चंद दिन हुए हैं सत्ता संभाले और आप इतने उड़ने लगे कि एक मतदाता को हिकारत भरी नजरों से आप देखने लगे। ये कहां पहुंचा दिया है लोकतंत्र को इस एनडीए गठबंधन ने? वो चाहे दिल्ली की एनडीए गठबंधन हो, चाहे महाराष्ट्र की एनडीए गठबंधन हो, और उनके एक शिवसेना का, शिंदे साहब की एक पार्टी का एक गजब गायकवाड़ साहब है, वो मतदाताओं को वैश्या बता देते हैं। माने ये बिगड़े हुए बोल, ये गंदे बोल, ये परंपरा कब तक चलती रहेगी? और चुनाव आयोग है कि उसे कोई सुनाई ही नहीं देता है। हां, यही बात अगर कांग्रेस से किसी नेता ने कह दी होती, राहुल गांधी ने कह दी होती, तो देश भर में पूरी की पूरी मीडिया अब तक जो है वो खोपड़ी फोड़ दिए होती, चिल्ला चिल्ला करके, जैसे कि टीवी में से निकल करके वो आपको नोच लिए होते। लेकिन ये एनडीए सरकार, उनके दो दो मंत्री अनाप शनाप जो भी बके जा रहे हैं, दरअसल ये सब कुछ जो प्रचंड बहुमत हम लोगों से मिल जाता है, हम मतदाताओं से, जिसकी कि उन्हें कोई अपेक्षा नहीं होती है चुनाव के दौरान, तो उसके बाद ऐसे ही बिगड़े बोल निकलते हैं कि मतदाता वास्तव में हमने उनको चुन करके भेज दिया, तो वो हम सबको, पूरी देश की जनता को, वोटरों को वो वैश्या बताने लगे। दरअसल हकीकत तो यह है कि जिस पद के वो हकदार नहीं हैं, जिस पद के वो काबिल नहीं हैं, वहां जोड़ तोड़ की राजनीति के चलते आप वहां पहुंच गए हैं। अगर वाकई एक समाज सेवी की तरह, एक राजनीतिक की तरह चुनाव लड़ करके, जीत करके वहां पहुंचे होते, तो शायद ये बोल नहीं निकलते। तब उन्हें हकीकत का पता चलता कि वो चुनाव जीता कैसे जाता है, उसके लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। ये सारी चीजें ये बताने के लिए पर्याप्त हैं उनके दो, चाहे वो रमेश रिधुड़ी हो, चाहे अजीत पवार हो, चाहे गायकवाड़ हो। ये सब के सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इन्होंने कोई मेहनत नहीं की है। और जैसा कि कल मैंने बताया था, परसों भी मैंने आपको बताया था कि आखिरी दिनों में जिस तरह से रुपए बांटे जाते हैं, बस्तियों में घूम करके दारू और मुर्गा खिलाया जाता है और उसके बदले में उनसे वोट हासिल किया जाता है,
अब तो वाकई इन लोगों ने चरितार्थ करना शुरू कर दिया है कदम कदम पर कि ये संविधान को कुछ भी नहीं समझते। ये लोकतंत्र को मजाक बना करके रख दिया है इन लोगों ने। अगर आज की तारीख में टीएन शेषन जैसा निर्वाचन आयुक्त होता, शायद तो ऐसे लोगों को कब का बाहर का रास्ता दिखा दिया होता। लेकिन जिस तरह से केंद्र की एनडीए सरकार ने, मोदी सरकार ने, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने सारी संवैधानिक संस्थाओं को अपनी जेब में रख लिया है, जैसे कि मीडिया को गोद में बिठा लिया है, वैसे संवैधानिक संस्थाओं को, स्वायत्त शासी संस्थाओं को जेबी संस्थाएं बना दिया है। ये उसी का नतीजा है कि कोई बाप बदलने की बात करता है, कोई गाल चमकाने की बात करता है, कोई मतदाताओं को वैश्या बता देता है, कोई ये यहां तक बोल जाता है कि आप हमारे माई बाप नहीं हैं। अरे माई बाप वही हैं। संविधान की प्रस्तावना पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि क्या चीज होती है जनता, क्या होता है मतदाता। शर्म आनी चाहिए कि आप हिंदुस्तान जैसे इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं और एक जनप्रतिनिधि कहला रहे हैं, मंत्री कहला रहे हैं। इस बीच रमेश बिदूड़ी का जो बयान था उसे लेकर के अभी हल्ला हंगामा जारी है। इस बीच निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया। इसके मुताबिक दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर 5 फरवरी 2025 को मतदान होगा और 8 फरवरी 2025 को मतों की गिनती होगी। इसके साथ ही दिल्ली विधानसभा के साथ ही उत्तर प्रदेश की एक सीट जिस पर कि पिछली बार उपचुनाव में वहां पर मतदान नहीं हो सका था तकनीकी कारणों से, उसके लिए भी मतदान 5 तारीख को ही होगा और 8 तारीख को गिनती होगी। अयोध्या की वो मिल्की पर की वो सीट एक जोरदार कांटे का मुकाबला उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। हम बात कर रहे हैं दिल्ली विधानसभा की। इसका चुनाव कार्यक्रम अगर हम उसकी चर्चा करें तो चुनाव की अधिसूचना 10 जनवरी को जारी, नामांकन की आखिरी तारीख 17 जनवरी, नामांकन पत्रों की जांच 18 जनवरी, नाम वापसी का अंतिम दिन 20 जनवरी, मतदान की तारीख 5 फरवरी और मतगणना 8 फरवरी। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में करीब 40-45 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजीव कुमार, जिनकी की आज शायद आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बतौर निर्वाचन आयुक्त, आज भी किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सके। गोल गोल घुमाते रहे। जो स्क्रिप्ट तैयार करके ले आए थे केवल उसी को मीडिया के सामने थोपने की कोशिश की। जैसे कि मत प्रतिशत घटने बढ़ने को लेकर के जो हरियाणा चुनाव से लेकर के महाराष्ट्र चुनाव तक जो हल्ला हंगामा हुआ, जिसका कि कोई जवाब उन्होंने वाजिब जवाब आज तक नहीं दिया। आज भी उन्होंने कहा कि हम पर यह सवाल उठाए गए कि हम शाम 5 बजे के बाद कैसे मतदान का आंकड़ा बढ़ जाता है, करोड़ों वोट कैसे बढ़ जाते हैं। यह ध्यान रखना होगा कि सुबह 9:30 बजे, 11:30 बजे, दोपहर 1:30 बजे, 3:30 बजे और शाम 5:30 बजे के बीच सेक्टर मजिस्ट्रेट मतदान का आंकड़ा इकट्ठा करते हैं। वोटिंग खत्म होने के समय फॉर्म 17C दिया जाता है। जब शाम 7:30 बजे तक अधिकारी तक सारी मशीनें इकट्ठा हो जाती हैं, तब उसके बाद मतदान केंद्र का अंतिम आंकड़ा पता चल पाता है।
जबकि हमसे कहा जाता है कि 6 बजे ही आंकड़ा बता दें। लोग ये भूल जाते हैं कि दुनिया के बड़े देशों में तो एक एक महीना मतगणना चल रही है। दुनिया में एक एक महीने मतगणना चल रही है, ये उन्होंने बता दिया। एक साथ जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र के चुनाव आप नहीं करा सकते, लेकिन केंद्र सरकार ने वो बिल वन नेशन वन इलेक्शन तैयार कर लिया है। प्रधानमंत्री का यह सपना है, गृह मंत्री का यह सपना है, वन नेशन वन इलेक्शन। 4 राज्यों में एक साथ चुनाव करा नहीं सकता है निर्वाचन आयोग, समय से मत प्रतिशत बता नहीं सकता है। उसके लिए वो दुनिया भर का उदाहरण देता है। दुनिया के बड़े बड़े देशों में जहां पर कि ईवीएम से चुनाव शुरू हुए, उसे उसकी तकनीकी अक्षमता को देखते हुए लोग विदेशों में, विकसित राष्ट्रों में वापस बैलेट पेपर से चुनाव होने लगे हैं। अगर आप तकनीक के सहारे हैं तो तकनीक 14 दिन के बाद आंकड़े बताएगी। ये कहां लिखा हुआ है? ये कौन सी तकनीक है जो कि मतदान के 14 दिन के बाद आंकड़े बतावे? ऐसा आपने लोकसभा में किया था, उसका जवाब है आपके पास? हम लोगों ने आपसे पहले के चुनाव आयुक्तों को भी देखा है। यह सही है कि शाम 6 बजे, 5:30 बजे मतदान खत्म होने के बाद आधे घंटे 1 घंटे के अंदर जो चुनाव प्रतिशत और मतदान का आंकड़ा जो बताया जाता था, उसमें अगले दिन कुछ न कुछ फेरबदल होता था, लेकिन वो इतना बड़ा अंतर नहीं होता था जितना बड़ा आज हो रहा है। तो सवाल तो उठेंगे। आप जवाब नहीं देना चाहते हैं, न दें, लेकिन जनता और राजनीतिक दल आपसे सवाल करते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईवीएम के मसले पर उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले ईवीएम में नई बैटरी डाली जाती है, उसी दिन उसे सील किया जाता है जिस दिन मतदान होता है। उस दिन सील पोलिंग एजेंट के सामने तोड़ी जाती है, मॉक पोल किया जाता है, पोलिंग एजेंट रिकॉर्ड रखते हैं कि कौन आया कौन गया, किसमें कितने वोट पड़े, इसकी संख्या उनको दी जाती है। काउंटिंग के दिन भी पूरी प्रक्रिया दोहराई जाती है। फॉर्म 17C से मिलान होता है। उसके बाद किसी भी 5 वीवीपैट से भी मिलान किया जाता है। हमारी प्रक्रिया पर कई बार सवाल उठाए गए हैं। सवाल तो उठेंगे जब 95%, 99% ईवीएम की बैटरी रहेगी और उसमें एक ही पार्टी को ज्यादा मत मिले हुए दिखाई देंगे, और जहां 60-65% मशीन खर्च हुई होगी, उसमें दूसरी पार्टी को, विपक्ष को ज्यादा वोट पड़े हुए दिखाई देंगे, तो सवाल तो उठेगा। मशीन आपने ठीक है कि बता दिया कि एक साथ ही जो है वो खोले ईवीएम में नई बैटरी डाली जाती है। दिन भर मतदान होने के बावजूद शाम को वो बैटरी 99% ही कैसे रह सकती है? ये तकनीक आम आदमी को समझा दिए, क्योंकि ये डिजिटल इंडिया है। हर हाथ तकनीक के सहारे ही अपनी जिंदगी जी रहा है, हर व्यक्ति। हम मोबाइल का भी इस्तेमाल करते हैं, तो उसके में भी सवेरे जब भी आप रिचार्ज करके उसे फुल चार्ज करके मोबाइल को चलाते हैं, तो भी एक समय के बाद बैटरी डाउन दिखाई देती है। दिन भर इस्तेमाल करने के बाद
99% बैटरी नहीं दिखाई देती है। ये सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में होते हैं। इसे जरा आप खोल करके समझाते कि कैसे वो दिन भर काम होने के बावजूद 99% बैटरी शो कर रहा। इसका जवाब आपके पास नहीं है। फॉर्म 7 अब आवे, जो कि दिल्ली में आतिशी सिंह मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो बड़े स्तर पर नाम काटे जाने, वो मतदाता सूची से नाम हटाए जाने और जोड़े जाने का मसला उठाया है, उसे भी लीपने पोतने की कोशिश चुनाव आयुक्त ने की। उन्होंने कहा कि भारतीय मतदाता बेहद जागरूक है। मतदाता सूचियों को लेकर अब भी कहानियां चल रही हैं। करीब 70 सीटें हैं दिल्ली में, जिसमें राजनीतिक दल और उम्मीदवार हमारे साथ रहते हैं। जितने भी दावे और आपत्तियां आती हैं, उन्हें सभी राजनीतिक दलों के साथ साझा किया जाता है। फॉर्म 7 के बिना नाम हटाया नहीं जा सकता है। वो भी आतिशी सिंह, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल उसका भी उदाहरण दे चुके हैं कि वो फॉर्म 7 कैसे भरवाया गया, किन लोगों ने भरा, किसके लिए भरा, ये चीजें सामने आ चुकी हैं। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार कहते हैं कि ईवीएम में अविश्वसनीयता या खामी का कोई सबूत नहीं है। ईवीएम में वायरस या बग आने का कोई सवाल नहीं है। ईवीएम में अवैध वोट होने का भी कोई सवाल नहीं है। कोई धांधली संभव नहीं है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अलग अलग फैसलों में लगातार यही कह रहे हैं, और क्या कहा जा सकता है। ईवीएम मतगणना के लिए फुल प्रूफ डिवाइस है। टेम्परिंग के आरोप बेबुनियाद हैं। हम अभी बोल रहे हैं क्योंकि चुनाव के समय हम नहीं बोलते। वाह। अब चुनाव आयोग ने, जैसा कि आप सभी को पता है, कि सोमवार को ही फाइनल मतदाता सूची जारी कर दी है। सोमवार को ही इसके तहत चुनाव में 2 लाख के करीब मतदाता 18 से 19 वर्ष के हैं। वो पहली बार विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इस सूची में कुल 1,55,24,858 मतदाता हैं। इसमें पुरुष मतदाता 85,49,645 है, जबकि 71,73,952 महिला मतदाता हैं। 1,261 थर्ड जेंडर हैं। मतदाता सूची में नाम बढ़ने और घटने के मसले पर कहा कि चुनाव प्रक्रिया और मतदान सूची के लिए नाम प्रक्रिया के तहत जोड़े जाते हैं और हटाए जाते हैं। इसके लिए फॉर्म C और फॉर्म 7 होता है। नामों के घटाने और जोड़ने की जानकारी समय समय पर राजनीतिक दलों को दी जाती है। उन्होंने बताया कि 1,67,329 नए मतदाता अब की बार जोड़े गए हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली में एक महीने में 29 अक्टूबर से 28 नवंबर तक 1,35,089 मतदाताओं ने फॉर्म 6 और 83,825 ने फॉर्म 8 के तहत मतदाता सूचियों में नाम जुड़वाने, पता बदलने, नाम को सूची से हटाने और आपत्तियों और सुझाव के लिए आवेदन किया। चुनाव आयोग से संबंधित अधिकारियों ने सभी आवेदनों को 24 दिसंबर तक सुलझाया। इस तरह से अंतिम मतदाता सूची जारी होने तक 3,08,942 नए नाम मतदाता सूची में जोड़े गए। 1,41,613 नाम हटाए गए। इस दौरान कुल 1,67,329 नए मतदाता जुड़ गए। हर आवेदन को चुनाव आयोग ने पाया है कि 16 दिसंबर से एक महीने के भीतर 5.10 लाख नए लोगों ने अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन किया। ऐसा पहली बार हुआ। ऐसा तब हुआ जब तय समय में 3 लाख से ज्यादा मतदाता
नई सूची में जुड़ चुके थे, क्योंकि ऐसा 20 दिन के भीतर ही हो रहा था। जब आपत्तियां जांच का समय गुजर चुका था, तब यह तत्काल जांच का विषय था। सभी चुनाव पंजीकरण अधिकारियों ईआरओ को जांच के लिए निर्देशित किया गया। हर आवेदन को जांचा गया। संबंधित अधिकारियों को 100% सत्यापन के लिए कहा गया है। निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार सोची समझी पहले से तैयार स्क्रिप्ट को बांच करके, सत्यनारायण भगवान की कथा की तरह बांच करके, और मीडिया का, पत्रकारों का जो अपना वाजिब सवाल रख रहे थे, उनका कोई जवाब नहीं दिया। पब्लिक की तरफ से जो आवाज उठ रही है, जो सवाल उठ रहे हैं, उनका कोई जवाब नहीं दिया और अपना अंतिम भाषण दे करके वो विदा हो लिए। उधर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच द्वंद्व अपनी पराकाष्ठा पर है। इस बीच में कांग्रेस ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। उनकी लड़ाई दो सत्ताधीशों के साथ है, नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल को घेरने के लिए पूरी तैयारी बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह ये चाहते हैं, उनके दिमाग में है, उनकी जो सर्वे रिपोर्ट है उसके अनुसार उन्हें लगता है कि इस बार भी वो सत्ता पर तो काबिज नहीं हो पाएंगे। ऐसे में एक ही रास्ता बचता है कि पार्टी के नेता को ही हरा करके सब कुछ खत्म कर दिया जाए। क्या ऐसा होने जा रहा है? ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन बीजेपी की इस राजनीति को, इस गणित को अरविंद केजरीवाल भी अच्छी तरह से समझ चुके हैं। इस लिहाज से उन्होंने अपनी भी तैयारी कर रखी है। वहीं पिछले 2 बार से तीसरे नंबर पर आने वाली कांग्रेस अब की बार अगर कुछ नया गुल खिला दे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर इस चुनाव में कांग्रेस का मुद्दा संविधान, आरक्षण, जाति जनगणना, बिहार का मसला, महाराष्ट्र का मसला, बिगड़े बोल, नेताओं के, प्रत्याशियों के बिगड़े बोल। हालांकि एक चीज और भी सामने आई है। कहा यह जा रहा है, बीजेपी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में सीधी टक्कर हो रही थी। इस टक्कर से बचने के लिए, त्रिकोणीय लड़ाई पैदा करने के लिए बीजेपी, अभी तो रमेश विधूड़ी ने केवल गाल और बाप का नाम लिया है, वो आगे चुनाव में और क्या क्या कहेंगे, क्या क्या करेंगे, इसका कोई हिसाब नहीं है। इन्हीं सब चीजों से वो सुर्खियों में आकर के जनता के बीच अपना चेहरा दिखा करके वोट मांग हासिल करने की जुगाड़ में जो लगे हुए हैं, कहीं उनका ये खेल
उन्हीं पर भारी न पड़ जाए और इस बार के चुनाव में मुख्य प्रतिद्वंदी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस न हो जाए, बीजेपी तीसरे नंबर पर न खिसक जाए, ऐसी भी आशंकाएं जताई जाने लगी हैं। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।